Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss 5 important PYQs from UGC NET Management Unit number 4. So let's start with question number 1. So question number 1 is, in case of power failure in the factory, the cost of idle time is to be recorded in. So let's understand कि idle time क्या होता है. आइडल टाइम का मतलब है वर्कर्स को सैलरी मिल रही है और प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा क्योंकि फैक्ट्री में सडनली कोई इशू हो जाता है, जैसे पावर कट हो गया और उसकी वजह से मशीन बंद हो गई और वर्कर काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम आइडल टाइम बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आइडल टाइम की कॉस्ट को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम ऑप्शंस को समझेंगे। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के लिए लगती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री के ओवरहेड्स को ऐड कर देते, तो उससे बनती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। जैसे मशीन कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इनडायरेक्ट लेबर हो गई। तो इसमें आइडल टाइम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आइडल टाइम का मतलब है कि किसी इशू की वजह से प्रोडक्शन रुक गया, लेबर है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं पर प्रोडक्शन रुक गया है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है ना। जैसे हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। और जब वर्कर एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहा है तो इसमें भी आइडल टाइम रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि आइडल टाइम में प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा है ना। तो इसमें भी डायरेक्ट कॉस्ट में भी आइडल टाइम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तब यूज़ होता है जब कोई एबनॉर्मल लॉस हो और हमें इसको सेपरेटली शो करना हो, जैसे चोरी हो जाना फैक्ट्री में, या फिर आग लग जाना, या कोई मेजर इशू हो जाना, स्ट्राइक हो जाना। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि पावर फेलियर भी एक एबनॉर्मल इशू है, तो इसको भी हम P&L में इंक्लूड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोले कि लॉस को सेपरेटली ट्रीट करना है, तब तक हम उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। वापस हैं ऑप्शन डी पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लेबर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और प्रोडक्शन प्रोसेस से मतलब प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है। अब इसमें चाहे आउटपुट हो या ना हो, पर यहाँ पे लेबर की कॉस्ट क्या इनकर हो चुकी है, तो इसमें आइडल टाइम को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन की कॉस्ट मतलब कि इसमें जितना भी लेबर यूज़ होगा उसका हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे, चाहे वहाँ पे आउटपुट हो या ना हो, है ना। तो इसलिए आइडल टाइम को भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे, भले चाहे प्रोडक्ट बने या ना बने, है ना। तो इसलिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आइडल टाइम को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, so now let's move to next question. Question 2. So question 2 is find out the correct sequence of the components of cost sheet. ठीक है, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉस्ट शीट क्या होती है ना। फिर हम उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे और फिर उसको अरेंज करेंगे। अब कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक फ्लो में समझाती हूँ। सबसे पहले आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ये बेसिक्स होते हैं जहाँ से सब स्टार्ट होता है ना। इसके बाद होता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करके, है ना। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेबर की जो कॉस्ट होती है वो इनकर होती है ना। तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाता है। और लास्ट आता है हमारा सेल्स। अब ये हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस होता है जिसमें हम प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा सेल्स। तो कॉस्ट शीट का सीक्वेंस क्या होगा, पहले हमारी प्राइम कॉस्ट आएगी, फिर हमारी वर्क कॉस्ट आएगी,
उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, फिर आएगी हमारी सेल्स। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is arrange the steps involved in preparation of flexible budget. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है. फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? जो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना. मैं आपको एक एग्जांपल से समझा, जैसे अगर हमारा प्रोडक्शन में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट कुछ और होगी. बट जैसे हमने प्रोडक्शन में यूनिट्स बढ़ा दी, 200 यूनिट्स कर दी, तो उसका कॉस्ट चेंज हो जाएगा. मतलब ये फिक्स नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं. सबसे पहले स्टेप होता है स्पेसिफाई द टाइम पीरियड दैट इज़ यूज्ड. क्यों? क्योंकि बिना टाइम पीरियड के हम बजट बना ही नहीं सकते, है ना. तो यू हैव टू डिसाइड कि मंथली बनाना है, क्वार्टरली बनाना है या ईयरली बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइज कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स इन रिस्पॉन्स टू पास्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पास्ट डेटा में कॉस्ट का बिहेवियर कैसा था, है ना. जैसे प्रोडक्शन बढ़ने पर कॉस्ट कैसे चेंज हुई, कौन सी कॉस्ट स्टेबल रही, कौन सी चेंज होगी. तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लासीफाई ऑल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कैटेगरी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है कॉस्ट को क्लासीफाई. फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आई थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिटरमिन द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर टू बी यूज्ड. अब हमें डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे बजट बनेगा. ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी. तो अब हमें क्या करना है, एक बेंचमार्क सेट करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना बजट बनाना है. ठीक है, तो अब हमारी सारी चीज़ें रेडी है, टाइम पीरियड रेडी है, कॉस्ट बिहेवियर हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया कॉस्ट का, स्टैंडर्ड्स हम एक्चुअल, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हम डिसाइड कर चुके हैं. अब हम एक्चुअल फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे डिफरेंट लेवल्स के लिए. तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा फ्लेक्सिबल बजट का, पहले अपन टाइम पीरियड स्पेसिफाई करेंगे, ऑप्शन सी. फिर आ जाएगा कॉस्ट बिहेवियर, ऑप्शन ई. फिर आ जाएगा ऑप्शन ए, हम क्लासिफिकेशन करेंगे. फिर हम करेंगे टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स को डिटरमिन, ऑप्शन बी. एंड देन हम क्या करेंगे, हम अपना फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे. ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑफ रिजॉल्विंग अनसर्टेनिटी बाय चूजिंग द सोल्यूशन दैट लीड्स टू लोअर अमाउंट ऑफ इनकम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट अकाउंट पीरियड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट प्रिंसिपल्स. अब क्वेश्चन को समझते हैं. देखो, जब अकाउंटिंग में अनसर्टेनिटी होती है यानी कोई डाउट होता है, तो कंपनी ऐसा ऑप्शन चूज़ करती है जिसमें इनकम कम शो होती है. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है. अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हमारी कंपनी को 10,000 मिल सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि पूरे 10,000 मिलेंगे या नहीं. ठीक है, तो 10,000 मिल भी सकते हैं, 6,000 भी मिल सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाउट है, अनसर्टेनिटी है. तो इस केस में अकाउंटेंट क्या करें, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 10,000 की इनकम दिखा दें या तो वो 6,000 की इनकम दिखा दें. अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी लोअर इनकम शो कर रही है ना. तो अकाउंटिंग में एक रूल होता है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने में जल्दी मत करो, क्योंकि अगर आपने बाद में पैसा ना मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मिसलीडिंग हो जाएंगे. तो इसलिए सेफ साइड ली जाती है. ठीक है, तब अब ऑप्शंस को समझते हैं. ऑप्शन ए क्या बोले, रियलाइजेशन. अब रियलाइजेशन का मतलब है कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करो जब वो एक्चुअली अर्न हो जाए, है ना. जैसे आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसके बाद आपने उसको बेच दिया और वो कस्टमर को डिलीवर हो गए, तो अब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, मैचिंग. मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि एक्सपेंसेस को उस पीरियड में रिकॉर्ड करो जिसमें उसका रिलेटेड रेवेन्यू अर्न हुआ है. जैसे अगर आपने 2025 में सेल किए तो उसका एक्सपेंसेस भी आप 2025 में शो करोगे. ऑप्शन सी क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव. अब यहाँ पे कंजर्वेटिव का मतलब होता है सेफ साइड लेना. मतलब प्रॉफिट तब तक मत दिखाओ जब तक श्योर ना हो, और लॉस अगर पॉसिबल भी है तो उसको कंसिडर करो. अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कंपनी को डाउट है तो कंपनी लोअर इनकम चूज़ कर रही है, तो ये एग्जैक्टली कंजर्वेटिव का रूल है. ओके, तो ऑप्शन ए बी को एलिमिनेट कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी को देते हैं. ऑप्शन डी क्या होता है, मटेरियलिटी. मटेरियलिटी इसका मतलब है कि सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है. अगर आपको 10 रुपये का एरर दिख रहा है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, पर अगर आपको 10 लाख का एरर है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. ओके,
तो जब डाउट है और कंपनी लोअर इनकम चूज कर रही है तो उसको हम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। Okay, so now let's move to last question. Question number 5. Question number 5 is, which of the following are the underlying assumptions of cost volume profit analysis? तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि cost volume profit analysis क्या होता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये बताता है कि कॉस्ट कैसे चेंज होती है और वॉल्यूम बढ़ने पर क्या इफेक्ट होता है और प्रॉफिट कैसे चेंज होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सेल्स बढ़े या कम हो तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब सीवीपी कुछ अजम्पशन पर बेस्ड होता है, अब उन्हीं अजम्पशंस को ऑप्शंस में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस को समझेंगे। सोल्ड आर इक्वल, तो इसका मतलब है जो आपने प्रोड्यूस किया है उतना आपका सेल हो गया, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो अब सीवीपी का सिंपल रखने के लिए अब सीवीपी को सिंपल रखने के लिए अज्यूम करते हैं कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, मतलब जितना प्रोडक्शन है उतना ही सेल्स हो गया, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, कॉस्ट इनपुट्स एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर लीनियरली रिलेटेड। अब इसका मतलब ये है कि कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन स्ट्रेट लाइन में, जैसे अगर 1 यूनिट बनाना है तो उसका कॉस्ट 10 रुपये होगा, 2 यूनिट्स बनाना है तो 20 रुपये होगा और 3 यूनिट्स बनाना है तो 30 रुपये होगा, यानी कॉस्ट क्या है, प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। तो सीवीपी एनालिसिस अज्यूम करता है कि नो कॉम्प्लेक्सिटी और नो कर्व, सिर्फ स्ट्रेट लाइन रिलेशन होगा, ओके। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज सेल्स प्राइस एंड सेल्स मिक्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होता और प्रोडक्ट मिक्स सेम रहता है ना। तो सीवीपी एनालिसिस सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करता है कि कांस्टेंट प्राइस एंड मिक्स जो है ना, कांस्टेंट प्राइस एंड मिक्स। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, जीरो बेस बजटिंग अंडरलाइन कॉस्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन। अब ये अजम्पशन नहीं है, अजम्पशन क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो बेस बजटिंग को हर कॉस्ट को जीरो से जस्टिफाई करना पड़ता है, इसका सीवीपी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये बजटिंग का कॉन्सेप्ट है, बजटिंग की टेक्निक है, सीवीपी अजम्पशन नहीं है ना। तो ऑप्शन डी को यहाँ से अपन एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन ई को समझते हैं। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल है वो सेम रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी सेम रहेगी, है ना। तो सीवीपी क्या एज्यूम करता है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड ई। डी को अपन क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, ओके। So these were the 5 important unit 4 PYQs. So if you found this detailed explanation helpful, let me know in the comments. I will continue this PYQ series in the next video. And yes, don't forget to like, share and subscribe so that you don't miss the next class. Thanks for watching.